वंदे मातरम। महाराष्ट्र गोवा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज के घर पर बीएमसी के अधिकारियों ने धावा बोला है। मोहित कंबोज ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ठाकरे सरकार अपनी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है और बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है। मोहित कंबोज के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस साले श्रीधर पाटणकर के खिलाफ हुई ईडी की कार्रवाई से ठाकरे सरकार बौखला गई है और अब वो अपनी सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान मोहित कंबोज ने कहा कि पहले नारायण राणे के घर पर बीएमसी का नोटिस और अब मेरे घर पर बीएमसी के अधिकारियों को भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि ठाकरे सरकार हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। तो देखिए, एक तरफ तो बीएमसी का छापा है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मोहित कंबोज। उनके घर पर बीएमसी के अधिकारियों ने धावा बोला और मोहित कंबोज ने आरोप ये लगाया है कि ठाकरे सरकार अपनी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है और बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है। मोहित कंबोज ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटणकर के खिलाफ हुई ईडी की कार्रवाई से ठाकरे सरकार बौखला गई है और अब वो अपनी सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान मोहित कंबोज ने कहा कि पहले नारायण राणे के घर पर बीएमसी का नोटिस और अब मेरे घर पर बीएमसी के अधिकारियों को भेजा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ठाकरे सरकार हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। तो आप जाते हैं इनकम टैक्स ऑफिस, आप क्यों जाने से इनकार कर रहे हैं? आप क्यों भाग रहे हैं? क्यों डर है? आपको किस बात का डर है? और आपने ये नोटिस आने के बाद आपको लगा कि कैसे मुझे कार्रवाई करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को डराना चाहिए। तो मुझे जिस हिसाब से ये दर्जनों नोटिस भेजे चहल साहब ने, ये उनका डर था कि आज उनको लगा कि डरा के अगर ये सब चीजें कहीं बंद हो जाए, उनका भ्रष्टाचार ना निकले, इनका घर तोड़ दो, इनके ऑफिस तोड़ दो, घर में घुस के बच्चों को धमकाया जाए, बूढ़े माँ बाप को धमकाया जाए, ये जो स्ट्रेटेजी इन्होंने की, ये स्ट्रेटेजी से पर्दा इनका उठेगा ना। हम तुमसे डरते हैं, तोड़ना है स्वागत है। कंगना का भी घर आपने तोड़ा, राणे साहब का भी घर आप तोड़ रहे हैं, कल मेरा भी घर आप तोड़ देंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजन मिश्रा हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। राजन, पूरा मामला जरा बताइएगा कि कैसे इस पूरे मामले की शुरुआत हुई और क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं बीएमसी पर, उद्धव सरकार पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं मोहित कंबोज, और उनके घर पर बकायदा बीएमसी के जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने बुधवार को धावा बोला था। और मोहित कंबोज का यह आरोप है कि ठाकरे सरकार अपनी जो सिस्टम है उसका कहीं ना कहीं गलत उपयोग कर रही है। मोहित कंबोज ने यह कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जो साले हैं श्रीधर पाटणकर, उनके खिलाफ जो ये कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं इसके बदले की राजनीति वो मेरे घर पर बीएमसी के अधिकारियों को भेज रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मोहित कंबोज ने यह भी कहा कि पहले नारायण राणे के घर पर बीएमसी को नोटिस भेजा और अब मेरे घर पर बीएमसी के अधिकारी को भेजकर मुझे डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम ठाकरे सरकार से डरने वाले नहीं है, हम पर वो कितने भी दबाव बना ले। नहीं तो बीएमसी कब पहुंची थी अब मोहित कंबोज के घर पर? पहला ये, दूसरा ये कि क्या बीएमसी को लगा था जिसके बाद कार्रवाई करने के लिए बीएमसी पहुंच गई? कुछ तो लगा होगा, कुछ तो सबूत उसके हाथ लगे होंगे। इस तरीके से तो बीएमसी नहीं पहुंचेगा किसी के घर पर। हाँ, देखिए, ये कहा जा रहा था कि पिछले हफ्ते जो है बीएमसी के कार्यालय पर एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद जो है बीएमसी के जो 4 अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो बाकायदा बुधवार को मोहित कंबोज के घर पर गए और उन्हें नोटिस दिया गया है और कुछ उन्हें समय दिया गया है कि वो जो है इस नोटिस का जवाब दे। अगर जवाब देने में अगर वो कहीं ना कहीं अगर कमी पाए जाएंगे तो उसके बाद जो है एक बार फिर उन्हें नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो कार्रवाई की जाएगी बीएमसी के द्वारा। नहीं तो राजन, जब बीएमसी ने नोटिस दिया था तो क्या मोहित कंबोज ने नोटिस का जवाब नहीं दिया था, जिसकी वजह से बीएमसी पहुंच गई उनके घर पर? और मोहित कंबोज जब इतने ज्यादा आरोप लगा रहे हैं तो उनकी तरफ से जवाब आखिर क्यों नहीं दिया गया? क्या उनसे सवाल किए गए क्या इसको लेकर? उन्होंने कुछ जवाब दिया हो? देखिए, मोहित कंबोज ने बाकायदा इसके लिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि बीएमसी के
उनको जो करना कर ले, हम जो है उनको लीगली तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि हम अपनी जगह पर सही हैं। वो अलग अलग तरीके से हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हम पर नोटिस भेज रहे हैं, कभी मेरी कंपनी पर, कभी मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन सभी नहीं सवालों तो का जवाब। मोहित कंबोज बीएमसी के नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, इस पर उनका क्या कहना है? देखिए, जब ये सवाल किया गया मोहित कंबोज से, तो मोहित कंबोज ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं जल्द दूंगा और समय पहले दूंगा। तो यानी कि ये कहा जा रहा है कि वो सोमवार को इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, सोमवार करीबन दोपहर तक। ठीक है राजन, शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के 16 जिलों में हो रहे बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध जताते हुए नासिक के बिजली कर्मियों के संगठनों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में वो जन आंदोलन करेंगे। तो बिजली कर्मी अल्टीमेटम दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं, प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। एक ही मांग है कि जो वो मांग कर रहे हैं उनकी मांगों को जल्द पूरा कर दिया जाए, वरना वो इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो निजीकरण का विरोध कर रहे हैं बिजली कर्मचारी। तो हाथों में लाल झंडा लिए इन बिजली कर्मचारियों को आप देख रहे हैं। इनकी मांग है कि निजीकरण को बढ़ावा ना दिया जाए, निजीकरण का वो विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है ऐसे ही वो प्रदर्शन करते रहेंगे। तो बिजली विभाग में निजीकरण का ये पूरा मामला है और बिजली कर्मचारियों को आप देख रहे हैं सड़कों पर उतरे हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 16 जिलों में हो रहे बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध ये जता रहे हैं। नासिक के बिजली कर्मियों के संगठनों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया है। जो बिजली कर्मियों का संगठन है, तमाम संगठन अलग अलग जिले में वो इसी तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मांगों को वो गिना रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी उनके द्वारा सौंपा गया है और चेतावनी भी दे रहे हैं कि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में वो जन आंदोलन करेंगे। यानी कि अभी कुछ जिलों में वो आंदोलन कर रहे हैं और अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो पूरे महाराष्ट्र में वो इसी तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, कार्य का बहिष्कार करेंगे। और मुकुंद मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकुंद, सबसे पहले तो बताइएगा कि कितनी मांगे हैं इनकी, क्या क्या मांगे इनकी तरफ से की जा रही हैं और क्या सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है इसको लेकर? क्या ये बिजली कर्मचारी कह रहे हैं? उनकी मांगे यही है कि ये प्राइवेटाइजेशन होना नहीं चाहिए। प्राइवेटाइजेशन होता है तो हमें बहुत सारी तकलीफें बाद में आने वाली है, इसलिए हमें जो भी है अभी जैसा चल रहा है वैसे ही आगे होना चाहिए, इसलिए उनकी मांगे है और इसलिए वो अभी से धरने पे बैठे हैं और 28-29 तारीख को बड़ा ये इन लोग आंदोलन करने वाले हैं। तो मुकुंद, अभी कहाँ कहाँ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस तरीके से? तो क्या अब भी प्रदर्शन हो रहा है और अभी तक किन किन जिलों में इन्होंने प्रदर्शन किया है? 16 जिलों में अभी हो रहा है, बाकी की जगहों पे 28-29 तारीख को होने वाला है और ये 16 जगहों पे जो हो रहा है वो 28-29 तारीख को भी दोबारा ये आंदोलन करने वाले हैं। और कब से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे मुकुंद? पिछले एक हफ्ते से ये सारी बातें सामने आ रही है और ये 28-29 तारीख को सब पता चल जाएगा और 28 और 29 ये 2 दिन उन लोग आंदोलन करने वाले हैं। नहीं तो इतना एक हफ्ते का समय हो गया है और अभी तक क्या कुछ इस पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है या फिर फैसला बदलने की कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही हो? देखिए कैसा है कि आगे से कुछ जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए वो अभी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और कोई अधिकारी अभी तक सामने नहीं आया, उन्होंने कुछ बताया नहीं है, इसलिए 28-29 तारीख को जब आंदोलन होगा उसके बाद ही सारी चीजें सामने आ जाएगी। ठीक है मुकुंद, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई समेत पूरे देश में द कश्मीर फाइल्स को लेकर बेहद चर्चा है और बीजेपी पूरी ताकत के साथ इस फिल्म को देश के सभी लोगों को दिखाना चाहती है। मकसद है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए निर्मम अपराध और धर्म परिवर्तन जैसे असहनीय हालात और वहां की राजनीति को पूरा देश देखे और समझे। वहीं फिल्म देखने के बाद मुंबई बीजेपी के युवा नेता किरण सालुंखे ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम 100 युवाओं के साथ कश्मीर जाएंगे और वहां लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराएंगे।
ये करके हम देश को एक संदेश देंगे कि अब कश्मीर के हालात कैसे हैं। आणि पिक्चर निर्मात्याला कोटी बंधन करतो अपना जीवन नाव घावरता अपनी। देखिए, मुझे लगता है कश्मीर जो है ये भारत का मुकुटमणि है और भारत का अभिन्न अंग है और देश के किसी भी कोने में भारत देश का झंडा लगाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। और कश्मीर में तो खास करके अभी होगा ही नहीं, क्योंकि 370 हटने के बाद मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो काम किया है उसके वजह से हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई हमें रोक पाएगा। और कश्मीर में हम लोग अगस्त माह में, मतलब अप्रैल में, उस महीने में हम लोग 100 लोगों की हमारी ग्रुप जाएंगे। कश्मीर की जो ताज़ा परिस्थिति है वहाँ पर देखने जाएंगे और 30 साल पहले जो वहाँ की स्थिति थी वो थोड़ी बहुत जानकारी लेने जाएंगे। और इन्हीं खबरों के बीच वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। और इस वक्त मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि डोंगरी इलाके से एक ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया गया है। पैडलर से 3 किलो 110 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुआ है। ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4 करोड़ 66 लाख रुपए आंकी जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल के आजाद मैदान यूनिट ने डोंगरी इलाके से एक ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया है। पैडलर के पास से 3 किलो 110 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है और पकड़े गए ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको बता दें कि 4 करोड़ 66 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज भी कर लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अब आरोपी का जो नाम है वो आपको बताते हैं। आशिक अली फिरोज नाम बताया जा रहा है आरोपी का, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 4 करोड़ 66 लाख रुपए ड्रग्स की कीमत बताई जा रही है। सेल की आजाद मैदान यूनिट द्वारा की गई डोगरी एरिया में की गई कार्रवाई में 3 किलो 110 ग्राम मेफेड्राम जब्त किया गया है, जिसकी प्राइस 4 करोड़ 66 लाख है। इस कार्रवाई में एक एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो एक ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, बड़ी मात्रा में यहाँ ड्रग्स बरामद हुआ है ड्रग पेडलर के पास से, कहां से गिरफ्तारी हुई है, कब गिरफ्तारी हुई है, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए एंटी नारकोटिक सेल को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि देखिए मुंबई एंटी नारकोटिक सेल के आजाद मैदान यूनिट ने डोंगरी इलाके से ये ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दूं कि आरोपी के खिलाफ बकायदा एनडीपीएस एक्ट के तहत ये मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। और इनके पास जो चीजें मिली है, इनके पास करीबन 3 किलो और 110 ग्राम एमडी इनके पास मिला, ये हमें जानकारी मिली थी, जिसकी कीमत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीबन 4.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। और देखिए और देखिए एंटी नारकोटिक सेल के जो बड़े अधिकारी है, उनको करीबन ये 15 दिन पहले से ये जानकारी उनको ये इनपुट मिल रही थी, लेकिन जैसे ही बकायदा एक जाल बिछाया गया और जिसके बाद जो है जब उन्हें एक खबर मिली उनके अधिकारी को कि वो एक स्पॉट पर आने वाले हैं, उसके बाद जो है एंटी नारकोटिक सेल के जो अधिकारी है उन्होंने ये आरोपी को धर दबोचा। अब राजन, काफी समय से आप बता रहे हैं कि पुलिस टीम ने अब घात लगाए बैठी हुई थी टीम और गिरफ्तारी के लिए इस बार गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ है। जाहिर सी बात है एक तो नहीं होगा ड्रग्स पेडलर, इनके साथ साथ इसके क्या कहां से कनेक्शन रहे हैं, कहां से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसका कुछ पता चल पाया है टीम को? देखिए ये एनसीबी का जो ये चल रहा है, ये करीबन सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद मुंबई में जो है काफी एक्टिव है नारकोटिक सेल भी, और इसके बाद से देखा जा रहा है कि मुंबई के अलग अलग जगहों पर लगातार ये छापेमारी भी हो रही है और इसी का ये नतीजा है कि ये बड़ी कामयाबी नारकोटिक सेल को मिली है। इससे पहले भी कई हमने देखा था कि छापेमारी को अंजाम दिया गया था, कई ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार भी किया गया था और इसी कड़ी में एक और गिरफ्तारी हम देख रहे हैं। ऐसे में क्या कहीं इस ड्रग्स को सप्लाई करने वाला था ये पेडलर? बिल्कुल, देखिए ये जो है ये ड्रग पेडलर ये बड़े बड़े लोगों को ये सप्लाई करता था ये ड्रग्स बकायदा। और जो अधिकारी है उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि इस मामले में अगर जांच कर रहे हैं, अगर जांच करते हैं, अगर और भी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में
हो सकती है। और आरोपी का नाम जो है आशिक अली है, जिसकी उम्र करीबन 33 साल बताई जा रही है। बिल्कुल राजन, और देखिए अब ड्रग्स की तो बहुत बड़ी समस्या है और देखिए कनेक्शन तो कहां से कहां तक पहुंचे होते हैं ये हम सभी को पता है, लेकिन अब इसकी जो गिरफ्तारी हुई है, जो आप बता रहे हैं कि किसी को सप्लाई करने वाला था, कुछ पता चल पाया कि किसको सप्लाई कर रहा था और इससे पहले कुछ पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए हो तो उसकी कोई जानकारी मिल पाई हो टीम की तरफ से? देखिए, अभी इसको पहले गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत इसके ऊपर बाकायदा एक मामला भी दर्ज कर लिया गया है और इन्हें ये पहले ही जानकारी मिल रही थी, ये इनपुट उन्हें मिला था कि ये जो है मुंबई के अलग अलग जगहों पर जो बड़े जो रिहायशी इलाकों में ये डिलीवर करता था ये सारी चीजें, और काफी महंगी होती है ये। और ऐसे में जब इनको ये इनपुट मिला, उसके बाद सही मौके पर सही समय पर जो है एंटी नार्कोटिक सेल के अधिकारी बिल्कुल राजन, और इसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जाएगा क्योंकि बड़ी मात्रा में इस ड्रग्स पेडलर के पास से ड्रग्स भी बरामद हुआ है। शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते खबरों में, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई के उपनगरीय इलाके गोरेगांव में विधायकों के लिए आवास का निर्माण कराए जाने की घोषणा के एक दिन बाद मंत्री जितेंद्र अवहाड ने स्पष्ट किया है कि विधायकों को ये घर मुफ्त में नहीं दिए जाएंगे। आवास विकास मंत्री ने कहा है कि संबंधित विधायकों को घरों की कीमत चुकानी होगी जो प्रति घर 70 लाख रुपए हो सकती है। उन्होंने ट्वीट किया है और ये लिखा है कि विधायकों के लिए बन रहे घरों पर शोर नहीं मचना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता अतुल भातकलर ने कहा है कि विधायक सरकार का साथ ना छोड़ दें, इसीलिए उनको घर दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की और मेरी ये भूमिका हमने परसों ही स्पष्ट कर दी थी कि मुफ्त की तो बात छोड़ो, कोटा में से भी पैसा देकर भी एमएलएस को मुंबई में घर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। सरकार के पास इतना ही पैसा होगा तो मुंबई के गरीब आदमी को पैसा दे दो, किसानों को पैसा दे दो, और इसके लिए इस प्रकार की एक नौटंकी करने के माध्यम से आम विधायक जो है वो सत्ताधारी पार्टी से भगने का जो एक समस्या आ रही है उसको मिटाने का ये काम कर रही है। लेकिन सारा सार ये अनैतिक, अनएथिकल इस प्रकार का डिसीजन है। और पिंपरी के जमतानी चौक में एक दुकान में गुंडों ने धावा बोल दिया। गुंडों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ कर दुकानदार पर हमला कर दिया। ये घटना कल रात करीब 8 बजे की है। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है और वो तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। आपको बता दें कि कल शाम आरोपी संतोष पवार और उसके साथी दुकान में घुस गए, जिसके बाद वो जूते और चप्पल उठाकर ले गए। बदमाशों से पैसे मांगने पर बदमाशों ने दुकानदार पर भी हमला कर दिया। तो सामान खरीदा और जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो दुकानदार को पैसे तो नहीं दिए बल्कि उसके साथ मारपीट कर दी। और लाल घेरे में आप देख पा रहे होंगे दुकान में कुछ लोग घुसते हैं और ख़रीदारी करते हैं, लेकिन जब दुकानदार पैसे मांगता है तो पैसे देने से ना सिर्फ इनकार करते हैं बल्कि दुकानदार के साथ मारपीट भी ये बदमाश कर देते हैं। और पुणे के येरवड़ा पुलिस थाने में मराठी टीवी कलाकार प्रज्ञा एडगे ने ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज की है। और मुलगी झाली हो फेमस टीवी सीरियल में काम करने वाली कलाकार प्रज्ञा एडगे ने ऑनलाइन शॉपिंग से 35,000 की खरीदारी की थी। किसी वजह से जो साड़ी मंगाई थी वो वापस कर दी, लेकिन इसके बाद पैसे वापस पाने के लिए कॉल सेंटर से फ़ोन आया, साथ ही ओटीपी नंबर मांगा गया। जैसे ही प्रज्ञा एडगे ने ओटीपी दिया उनके अकाउंट से पैसे कट गए। इसकी शिकायत प्रज्ञा एडगे ने पुलिस में की और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं मुंबई से सटे ठाणे में कन्या नगर स्थित एक गोदाम में आज करीब 3:20 पर एक गोदाम में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल के वाहन मौके पर पहुंच गए थे और आग काफ़ी भीषण थी, विकराल रूप आग ने धारण कर लिया था। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, ये गनीमत है। लेकिन ठाणे नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो चारों ही तरफ आग का तांडव आप देख रहे हैं। अचानक से भीषण आग लग गई एक गोदाम में। हालांकि गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है।
पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला घाट में अमरूद तांजन ब्रिज पर कल रात एक केमिकल का ट्रक पलट गया। केमिकल से भरा ट्रक पुणे से मुंबई की ओर जा रहा था। हादसे के तुरंत बाद केमिकल ट्रक से निकलकर रोड पर बिखर गया। केमिकल को हवा लगने से वो रोड पर पिघले हुए मोम की तरह फैल गया। इससे और दुर्घटना ना हो इसीलिए पूरे ट्रैफिक को पुराने पुणे मुंबई घाट की तरफ मोड़ दिया गया। इसकी वजह से लोनावला में ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली है। और महाराष्ट्र के नासिक में पिछले 300 साल से ज़्यादा मनाए जा रहे रंगपंचमी के त्यौहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। नासिक शहर के पंचवटी स्थित गंगा घाट परिसर में रेन डांस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नासिक पुलिस ने इस त्यौहार पर किसी को लाउड स्पीकर लगाने को मंजूरी नहीं दी थी। केवल पौराणिक वाद्य यंत्र बजाने को पुलिस ने मंजूरी दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी 5 अलग अलग मंडलों ने पुलिस की बात को ना मानते हुए ध्वनि प्रदूषण किया। उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया। अब इस मामले में नासिक के भद्रकाली पुलिस थाने में 5 मंडलों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जो रंगपंचमी उत्सव साजरा होणार होता त्या अनुषंगाने जे रंगपंचमी उत्सव साजरा करणारे जे मंडळ आहे त्यांनी माननीय पोलीस आयुक्त कार्यालयाकडून परमिशन घेतली होती। त्या परमिशनमध्ये पोलीस आयुक्तालय कार्यालयाकडून त्यांना अटी आणि शर्ती दिल्या जातात। शर्ती दिल्या जातात की मिरवणूक निघणार नाही किंवा जे वाद्य असतील ते पारंपरिक वाद्य असतील आणि त्याकरता लाऊडस्पीकरचा वापर होणार नाही यावर त्यांना परवानगीमध्ये सूचना दिल्या होत्या। यात काल भद्रकाली परिसरातील 5 मंडळांनी बँजोचा वापर केला, परंतु त्यांनी माननीय पोलीस आयुक्त कार्यालयाकडून ज्या अटी व शर्ती दिल्या होत्या त्यात लाऊडस्पीकरचा वापर केल्याने त्यांच्या विरुद्ध भद्रकाली पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। और नासिक के एसीपी डॉक्टर सिद्धेश्वर धुमाल ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए कोयता गैंग के 4 चोरों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के फोन, बाइक बरामद की है। आपको बता दें कि इस कोयता गैंग की दहशत नासिक में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गैंग के 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। नासिक शहर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत डिवीज़न 4 में पिछले 2021 और अभी 2022 में 2 व्हीलर चोरी जाने की घटना दर्ज हुई है। इसमें हमारे नासिक रोड की जो पुलिस की टीम है, सीनियर पीआई अनिल शिंदे, प्रशासन पीआई राजू पाचोरकर, क्राइम पीआई गणेश नायंदे, डीबी के हमारे अधिकारी एपीआई योगेश पाटिल, जयेश गांगुडे, हमारे अमलदार विशाल पाटिल और अन्य सभी लोगों ने बहुत मेहनत करके इस गुने को डिटेक्ट किया है। इसमें कुल 4 संज्ञान आरोपी और 1 जुवेनाइल इसको ताबे में लिया है। और नासिक से मुंबई की ओर जाने वाले हाईवे पर इगतपुरी तहसील क्षेत्र में एक ऑयल से भरा ट्रक बीच रास्ते में पलट गया। यह हादसा ड्राइवर का नियंत्रण खोने की वजह से हुआ है। हादसे पर तेल गिरने से एक साइड के मार्ग को बंद कर दिया गया है। वहीं एक तरफा आवाजाही होने से सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला। शाहपुर पुलिस की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद यातायात फिर से सुचारू रूप से शुरू किया। और इन्हीं खबरों के साथ ही महाराष्ट्र गोवा के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।